अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा अदालती हफ्ते में जो अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं, उनमें एक अहम केस फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस भी है। जी हाँ, ये वही फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस है जिसका आगाज़ जब हुआ, जब एक जमात TLP जिन्होंने फैज़ाबाद के मरकज़ में बैठ के मरकज़ी शाहराहें बंद कर दी और एक प्रोटेस्ट किया, और फिर उस तवील प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से पुरतशद्दुद मुज़ाहरे पूरे मुल्क में फैले, और फिर उसके बाद की सूरत हाल में हमने देखा कि फिर एक मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे में जहाँ पे फैज़ हमीद के दस्तखत थे, उसके अलावा उस वक्त की हुकूमत के मौजूद जो मरकज़ी करता धरता वज़रा हैं, उनके भी दस्तखत उस मुआहिदे में मौजूद थे। और फिर उसके बाद जब ये धरना फैज़ाबाद का चल रहा था, एग्जैक्टली उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, वो और उनके साथ जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर जो है वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई सो मोटो के तहत, और फिर एक फ़ैसला दिया। और उस फैसले में ये कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी ना करें, अपनी हल्फ की पाबंदी करें, और उसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि तमाम जो अफवाज के सरबराहान हैं वो अपने जो फोर्सेस में मौजूद अफसरान हैं उनको दोबारा जो है वो इस बात का पाबंद करें कि वो अपने ओथ की वायलेशन जो है वो नहीं करें, और अगर कोई इस तरह का किया जा रहा है तो उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड की जाए। तो ये वो बहरहाल एक फ़ैसला था जिसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक सदारती रेफरेंस का सामना करना पड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भेजा, और उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो है मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए गए। और फिर इस मामले पे हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया जो है वो कटहरे में खड़े हुए नज़र आए, और उन्होंने फिर आर्टिकल 184(3) के तहत इस रेफरेंस को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया, और फिर एक तवील कानूनी जंग के बाद बिलाखिर जो है वो उनको इस मामले पे इस हद तक तो उनको जो है वो जीत नसीब हुई कि उस रेफरेंस को जो है वो फेंक दिया गया, और जो इल्ज़ामात लगाए गए उस हवाले से प्रॉपर मनी ट्रेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया की जानिब से दिया गया। तो फिर उसके बाद जब ये रिव्यू का मामला आया तो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी एक तवील वक्त तक फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है उस वक्त की भी ये बात होती रही है कि ये केस समाअत के लिए रिव्यू केस क्यों मुकर्रर नहीं हो रहा। तो जो फ़ैसला दिया गया उस पर वज़ारत दिफ़ा, ISI, IB, तमाम इदारों, और फिर बिलखसूस PTI, पैमरा, इनकी जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें यानी नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। फिर जब ये रिव्यू दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने जब इन रिव्यूज़ को, इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया, तो बुनियादी सवाल ये कोर्ट के सामने रहा कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें क्यों दायर की गई, क्योंकि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम अदालती फ़ैसले पर को दुरुस्त मानते हैं फैज़ाबाद धरना केस को, और फिर उसके बाद हमारा ये भी मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर कि फैज़ाबाद धरना का जो फ़ैसला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बेंच की जानिब से ये सवाल उस वक्त ज़रूर उठाया गया कि अगर अब आप इस फ़ैसले को दुरुस्त मान रहे हैं तो फिर उस वक्त आपने इस पर रिव्यू क्यों फ़ाइल किया था। तो हालात चेंज हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मोहब्बत थी, और अब की बार 9 मई के बाद की सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि हमें कॉर्नर लगाया जा रहा है, तो अब बहरहाल PTI को कहीं ना कहीं इस बात की समझ तो आई। उस वक्त की मोहब्बत और आज के हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं, तो ये उज़र बहरहाल उन्होंने पेश किया जी कि ये फ़ैसला जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसी मामले के ऊपर फिर कि फैज़ाबाद धरना के पीछे छुपे हुए मुहर्रिकात क्या हैं,
اس معاملے پہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا بذریعہ اٹارنی جنرل کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے پہ ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں۔ انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا، اس میں فیض حمید کو بلایا گیا۔ جو میڈیا رپورٹس بہرحال آئی ہیں اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید نے کہا ہے کہ جی وزارت دفاع میں اگر مجھے بلائیں گے تو میں تھرو وزارت دفاع آ جاؤں گا، لیکن اس طرح آپ کے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کیس اس کی انکوائری کنکلوڈ ہوئی اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ جو اب تک کی لیک ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ فیض حمید بے گناہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس وقت کے نون لیگ کے وزراء تھے ان سے اسٹیٹمنٹس لیے گئے، ان کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس طرح کا ایویڈنس یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیے گئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پروٹیسٹ میں، اس دھرنے میں ملوث تھی۔ تو اب اس معاملے پہ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے سوموار کو۔ چیف جسٹس قاضی فاریسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ تو اب اس معاملے پہ دیکھا جائے گا، اور جو آفیشیل رپورٹ ہے وہ بھی ممکنہ طور کے اوپر اسی کورٹ پروسیڈنگ کے ذریعے ہی پبلک کر دی جائے۔ لیکن یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایگزیکٹلی کمیشن، جو انکوائری کمیشن ہے، اس نے اس معاملے کو پروسیڈ کس طرح کیا، اور سب سے اہم جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک سلیکٹیو قسم کی کچھ سٹوریز اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے سامنے آئیں، اور حکومت جو ہے اس نے رپورٹ پبلک نہیں کی اور اس سے ان کو لاس ہوا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ انکوائری مکمل ہوئی تھی وفاقی حکومت کو خود ہی اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے تھا، تاکہ کم از کم یہ چیز تو اسٹیبلش ہو کہ یہ کمیشن، جو انکوائری کمیشن ہے، اس نے اپنی کارروائی کو کیسے مکمل کیا، کس طرح کا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، یہ کمیشن کس طرح، کس حد تک سنجیدہ تھا، اس کمیشن نے کون کون سے سوالات بھیجے، کس سے کیا سوال پوچھا، فیض حمید سے کیا سوالات پوچھے گئے، فیض حمید نے کیا جواب دیے، اور پھر جو ٹی او آرز تھے ان ٹی او آرز میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ٹی او آر کیوں شامل نہیں کیا کہ جو ریویو پٹیشنز تھیں وہ کس کے کہنے پہ دائر ہوئیں اور پھر کس کے کہنے پہ واپس لی جا رہی ہیں۔ تو یہ فائل ہونے کا اس وقت جو یہ ریویو پٹیشنز فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف جو فائل ہوئیں اس کے پیچھے کون تھا، کس کے کہنے